लगता है कि बिकॉज ऑफ एआई हमारे जॉब की जो परसेंटेज है उसमें रिडक्शन आएगा. सो इज इट राइट दैट जॉब रिडक्शन होने वाले हैं, या you see it as a upliftment for society and upliftment for all the professionals? बहुत पुराने जमाने में लैंप लाइटिंग यूज्ड टू बी हाईली पेड जॉब. लैंप लाइटिंग अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं. ठीक है, तो महलों में लाइट जलाया जाता था. अब पूरे रात में रोशनी रहे इसलिए बहुत सारी लाइट्स होती है. पूरे स्ट्रीट में जो चल के जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उनको रोशनी प्रोवाइड करने के लिए लैंप्स, वो पोल पोस्ट, जैसे अभी पोल पोस्ट होते हैं उसके ऊपर मशाल रहता तो उसको जलाना. तो हर दिन शाम को जलाना और सुबह बुझाना ये काम हुआ करता था. अब ये जो हाईली पेड जॉब उस जमाने में हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद वो एक दिन में खत्म हो गया. नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए कॉन्सेप्ट कब आया? 1950s में आया. पर ये पॉपुलर अभी क्यों हुआ? क्योंकि 1950s में कॉन्सेप्ट तो था पर डेटा ही नहीं था. टेस्ट कहाँ करें? अब जो फाइनल जो है अभी के टाइम का जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क, जो कि आपने बोला कि अब हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वो एक जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क है. और ये स्पेशल इसीलिए है बिकॉज इसका आर्किटेक्चर बहुत स्पेशल है. इसका आर्किटेक्चर है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि आपके डेटा को, जैसे मैंने भी समझाया कि आगे से भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है उसको, पीछे से भी समझ में आता है. सो आपका जो एआई सिस्टम है वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए. अब इसका मतलब ये है कि जो आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो, हम इतने देर से मॉडलिंग की बात करें, जो मॉडल ट्रेन कर रहे हो, अगर जरूरत नहीं है तो आप लार्ज मॉडल मत ट्रेन करो, क्योंकि मॉडल ट्रेन करने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है. क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम आपने बनाया है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी एक है सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सिस्टम है. तो ये सारे सिस्टम है ना, ये एथिकल है क्योंकि ये सिस्टम रिच और पुअर भी यूज कर सकता है. देयर इज नो बायस. अर्बन फार्मर और रूरल फार्मर, लास्ट माइल में जो फार्मर है वो भी यूज कर सकता है. इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी. मेल फार्मर, फीमेल फार्मर दोनों यूज कर सकते हैं. और इंडिया के कहीं भी कोने में ये एप्लीकेशन यूज हो सकता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं. 21st सेंचुरी का रियल पावर क्या है? डेटा, न्यूक्स या गन्स? चलिए देखते हैं. रसिया यूक्रेन की वॉर में जब यूएस ने रसिया का एक्सेस रिमूव कर दिया था फ्रॉम गूगल मैप, तो पूरा कंट्री एक स्ट्रैटेजिक डार्कनेस में चला गया था. यही है 21st सेंचुरी का रियल सच. डेटा का बिना ना तो प्रोसेस है ना प्रोग्रेस है. डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन. आज का एपिसोड उन सबके लिए है जिनको ये समझना है कि डेटा कितना पावरफुल है, प्लस एज ए सोसाइटी इसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल ये हो भी सकता है. इन दोनों के बियॉन्ड हम ये भी समझेंगे कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट को एज ए कैरियर सोच रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे. लेट्स वेलकम डॉक्टर नेहा शर्मा, हु इज ए विजनरी डेटा कंसल्टेंट. साथ ही साथ वो है IEEE के सीनियर मेंबर, सोसाइटी ऑफ डेटा साइंस के फाउंडर सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रेन और SCM के डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर. डेटा इज द न्यू ऑक्सीजन, ओनली ऑन बियॉन्ड द फ्रेमवर्क शो. वेलकम टू बियॉन्ड द फ्रेमवर्क शो. डॉक्टर नेहा, वैसे बाकी दुनिया के लिए डॉक्टर नेहा है, बट फॉर माय ऑडियंस नेहा मेरी कॉलेज फ्रेंड है और हम 25 साल बाद मिल रहे हैं. आई एम सो एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम आई एम ब्लेस्ड कि नेहा इज माय फर्स्ट फीमेल गेस्ट. सो कैसा लग रहा है नेहा? जय जगन्नाथ रत्ना, एंड आपके ऑडियंस को भी नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी congratulate you for your wonderful initiative beyond the framework, and I wish that this framework should really go beyond beyond the boundaries and capture very interesting stories for your audience. और जैसा आपने पूछा कैसा लग रहा है, of course I am equally excited and 25 साल बाद फ्रेंडशिप को फिर से रिवाइव करना is amazing feeling. Okay. So, मेरा पहला मैं कैसे स्टार्ट करूंगी. अभी आज की डेट पे हम एक डेटा के एरा पे हैं.
चाहे स्लीप साइकिल हो या फिटनेस देख लो, वी आर ट्रैकिंग एवरीथिंग थ्रू डेटा। एज ए डेटा साइंटिस्ट एंड एज ए डेटा कंसल्टेंट, आप कैसे डिफाइन करते हो हाउ डेटा इज पावरफुल एंड कितना इम्पैक्ट है डेटा का? या सो डेटा कितना इम्पोर्टेंट है और डेटा का इम्पैक्ट क्या है, ये मैं रत्ना आपको बताऊंगी एक सर्वे रिजल्ट से। ये सर्वे किया गया था 2006 में, और सर्वे का ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड आउट टॉप 10 लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, राइट। तो सर्वे के रिजल्ट में आया कि 5 एनर्जी कंपनीज थे और एक आईटी कंपनी था। ओके, और वो एक आईटी कंपनी 2006 में और कोई नहीं, माइक्रोसॉफ्ट था। अब 2006 में सिर्फ एक आईटी कंपनी इन द टॉप 10 लीडिंग कंपनीज, बट ये सर्वे, सिमिलर सर्वे 10 साल बाद किया गया 2016 में, 2016 में। और इस बार with a blink of eye, in just 1 decade's time, the result was different. This time we had 5 IT companies and 1 energy company. अब ये एक साल में, एक दशक में, एक डिकेड में ये कैसे सब कुछ चेंज हो गया? ये इसलिए चेंज हुआ कि ये कंपनीज ने रियलाइज किया कि इनके पास बहुत पावरफुल चीज है। वो पावरफुल चीज क्या है? डेटा है। तो वो डेटा को उन्होंने चर्न करना स्टार्ट किया। डेटा को जैसे ही चर्न करो, क्रंच करो, वो अपने आप ही इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। तो ये जो कंपनीज, टॉप 5 लीडिंग कंपनीज वर्ल्ड की थी, वो उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास डेटा है, और डेटा को अगर वो यूज करेंगे, डेटा साइंस अप्लाई करेंगे, सो इट हैज गॉट पावर टू मेक देम top 10, make their place in top 10 leading companies of the world, right? अब उसी दौरान अराउंड 2016 एरिक स्मिथ, जो एक्स गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम जब से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किए हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी टिल 2005, the amount of data which we have generated, we can say that it was 130 exabytes of data. So 130 exabytes is huge data. And he said कि अब हम हर 2 दिन में उतना डेटा जनरेट कर रहे हैं। नाउ कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेटा वी आर जनरेटिंग? बहुत ज्यादा डेटा हम जनरेट कर रहे हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक अराउंड 2500 जेटाबाइट डेटा इकट्ठा हो जाएगा। सो अब जेटाबाइट कितना होता है? 1000 एक्साबाइट का 1 जेटाबाइट होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेटा है। अब ये बहुत ज्यादा जो डेटा है, पहाड़ जो डेटा का है हमारे पास, वो अपने अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है उस स्किल सेट की जो हमें हेल्प करे ये डेटा को चर्न करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और वहां जरूरत पड़ती है कि हमको स्किलिंग की जरूरत है, जो हमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, जो आर ट्रेन्ड इन एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा व्हिच हैज बीन क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? अब अच्छी बात यह है कि हम उस एरा में हैं जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। मैंने बताया एक्साबाइट्स ऑफ डेटा हम हर दिन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास। ना ही सिर्फ डेटा है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी भी है जहाँ पे हम स्टोर कर सकें। हमारे पास स्पार्क है, हडूप है, ये सारे फ्रेमवर्क है जो हमें अलाउ करते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर करने के। तो ना ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और डेटा हम एक्सट्रैक्ट भी उतने ही आसानी से कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है, तो हमारे पास डेटा है, हमारे पास स्टोरेज है, हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। तो ये सब, और हमारे पास बहुत नए नए एल्गोरिदम्स भी हैं जो कि हेल्प करता है इन सब चीजों को बेटर इनसाइट्स निकालने में। 2010 के पहले का जो टाइम था, तब हमारे पास हडूप नहीं था, स्पार्क नहीं था, डेटा तो था बट स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं था। बट आज हमारे पास सब कुछ है, डेटा है, स्टोरेज है, एल्गोरिदम्स है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, सब कुछ है। सो वी आर इन द बेस्ट ऑफ द टाइम वेयर वी हैव डेटा एंड वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी बिकॉज ऑफ इट। ओह, ग्रेट इनसाइट। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ कि जब अर्ली 19th सेंचुरी का सोचो तो सारे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इंटरनेट में थे। हम कभी हमें निकालने के लिए या तो हमें उनके साइट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ते थे,
बट उस जनरेशन से लेके 21st जनरेशन तक हमने काफी एक मतलब इट्स ए लॉन्ग जर्नी, बट एट द सेम टाइम इवॉल्व जो हुआ है डेटा, इट हैज वी आर कमिंग डाउन टू जेनरेटिक फेजेस। तो जेनरेटिक एआई क्या है कि जिसमें कि आप डेटा को एक क्वेश्चन पूछते हो सिस्टम को, एंड इट इज डेवलपिंग द आंसर एज पर द लेटेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द मार्केट एंड गिविंग यू द राइट आंसर। सो ये जो इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन हुआ, सो हाउ यू सी दैट जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डेटा? Yeah. So, I mean, it is very, very important question to my mind, because unless until we understand the evolution, we will not understand or appreciate the results which we are getting. So, ये कहानी स्टार्ट ही होती है कंप्यूटर्स के साथ। कंप्यूटर्स के दो हिस्से होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अभी हार्डवेयर जो स्पेशलाइजेशन है वो हम कवर करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो हम कवर करते हैं कंप्यूटर साइंस में। अब कंप्यूटर साइंस एक वो ब्रांच है जो कि थ्योरी भी कवर करता है सॉफ्टवेयर का, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, इट कवर्स एवरीथिंग, राइट? अब ये सब कवर करने के लिए जो स्प्रेड है सॉफ्टवेयर का, ये सब कवर करने के लिए बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, राइट? अब स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जैसे हमने भी पढ़ा हमारे मास्टर्स के टाइम पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, देन एल्गोरिथम्स, देन साइबर सिक्योरिटी एंड बहुत सारे सब्जेक्ट। उसमें से एक सब्जेक्ट होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे टाइम पे तो नहीं था, बट बाद में वो इंट्रोड्यूस हो गया, कंप्यूटर साइंस का पार्ट था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो एक वो जो सब्जेक्ट है उसका मेन पर्पस है कि ऐसा सिस्टम बनाना जो ह्यूमन जैसे बिहेव करे, जैसे हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत एक्सक्लूसिव है ह्यूमन बीइंग्स के, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक वी वांटेड टू बिल्ड इन द सिस्टम, राइट? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑब्जेक्टिव था। ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए कॉन्सेप्ट कब आया? 1950s में आया। पर ये पॉपुलर अभी क्यों हुआ? क्योंकि 1950s में कॉन्सेप्ट तो था पर डेटा ही नहीं था, टेस्ट कहाँ करेंगे? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत डेटा चाहिए तो वो रिजल्ट बताएगा, उसका बेनिफिट बताएगा। अब मतलब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कैसे किया जाए? कॉन्सेप्ट तो आ गया 1950s में, ये अचीव कैसे किया जाए? तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था उसको अचीव करने का वो था रूल बेस्ड सिस्टम के, जहाँ पे हम इफ देन एल्स वाले तरीके यूज करते थे, है ना? सपोज अगर आपका टेम्परेचर 99 डिग्रीज है तो आपको बुखार है, अगर 8.7 डिग्रीज है तो आप नॉर्मल हो। सो ये सारा नॉन नॉलेज था जो कि नॉलेज बेस में डाला गया। अब नॉलेज बेस हमने बनाया नोन इन्फॉर्मेशन के साथ, और जैसे ही एक डेटा पास होता था किसी भी पाथ के थ्रू, इस नॉलेज बेस के अगेंस्ट उसको चेक किया जाता था। सपोज एक क्लास का डेटा है, तो अगर आपने डिफाइन किया है कि 75% के ऊपर डिस्टिंक्शन है, 75 से 50% के अंदर पास है और उसके नीचे फेल है, ये अगर आपने रूल बेस में डाल दिया, अपने नॉलेज बेस में डाल दिया, तो जो भी डेटा पास होगा अगर उसका मार्क्स, एवरेज मार्क्स उससे ऊपर है तो वो बता देगा ये डिस्टिंक्शन में है, ये पास है। तो ये रूल हार्ड कोडेड हुआ करता था। फिर उसके बाद आया एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में वो जो रूल हमने बनाया था रूल बेस्ड सिस्टम में, वो वैलिडेट करता है एक्सपर्ट। सो नाउ you have got more authenticity on the rules which you had made, right? Okay. So rule based system, expert system, और AI ने अपना एक्चुअली AI जीना स्टार्ट किया मशीन लर्निंग के साथ। तो मशीन लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। मैंने आपको बताया शुरू में कि हमने बहुत सारा डेटा जनरेट किया है, ठीक है? अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो देखेंगे कि डेटा का ग्रोथ ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? 2010 के पहले अगर जो डेटा आप देखेंगे वो मेनली स्ट्रक्चर्ड डेटा था, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेबल्स में होता था, रोज कॉलम्स में होते थे। 2010 के बाद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आया, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, वो भर गया। और मतलब एनालिसिस बोलता है कि 80% ऑफ द डेटा इन करंट टाइम इज अनस्ट्रक्चर्ड, ओनली 20% इज स्ट्रक्चर्ड, राइट? और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि एक बड़ा सेक्शन ऑफ डेटा होगा जो कि सिंथेटिक डेटा होगा। So synthetic data is something which is coming very
fast than we can imagine. So we have structured data, we have unstructured data, and we have got a new section of data which is called synthetic data. तो वो जो ग्राफ आपको मैं इमेजिन करने के लिए बोल रही हूँ, वो जो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला है, उसमें से एक बहुत छोटा सा सेक्शन हम एज ए डेटा साइंटिस्ट, ह्यूमन बीइंग, वी कैन सी, प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन. बस उसका एक छोटा सा पोर्शन. आप अगर उसको मशीन से मतलब एनालाइज करने की कोशिश करें तो और एक थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है जो कि हम मशीन कैन रीड, एनालाइज एंड फाइंड आउट सम. बहुत बड़ा चंक रह जाता है जो कि ना मशीन उसको समझ पाता है और डिसाइफर कर पाता है, ना इंसान कर पाता है. अब उस बड़े सेक्शन को करना क्या है? उस बड़े सेक्शन को हैंडल करने के लिए आपका मशीन लर्निंग आता है, जहां पे वो जो रूल हमने रूल बेस्ड सिस्टम के थ्रू बनाया, एक्सपर्ट बेस्ड सिस्टम के थ्रू बनाया, वो रूल अब मशीन बनाता है. वो हिस्टोरिकल डेटा को देखता है और वो रूल बनाता जाता है. पहले रो को जब आप पास करोगे या वो रीड करेगा तो एक रूल बनाएगा. सेकंड रो को जब वो रीड करेगा तो या तो वो रूल को अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा, या तो फिर वो रूल अगर फिट होता है तो वो रह जाए. ऐसे जब वो हिस्टोरिकल डेटा को रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड पढ़ता है और वो रूल बनाता है, तो वो हमारा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एक रूल बन जाता है. तो अब हो गया मशीन लर्निंग हमारे पास आ गया. ठीक है. अब मशीन लर्निंग भी 3 टाइप्स के होते हैं. एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और एक रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग. मतलब ये लर्निंग के तरीके हैं जो कैसे आप डिफाइन करोगे. अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कब यूज करोगे, सुपरवाइज्ड कब यूज करोगे, अनसुपरवाइज्ड कब यूज करोगे, या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग कब यूज करोगे. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास डेटा कैसा है और आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. मैं आपको बहुत ब्रीफली बताती हूँ कि अगर आपके डेटा सेट में लेबल्स हैं और अगर टारगेट कॉलम है, अगर वो सब है तो वो आपका सुपरवाइज्ड डेटा है. अगर लेबल्स नहीं है और टारगेट कॉलम नहीं है तो इसका मतलब वो आपका अनसुपरवाइज्ड डेटा है. आपके पास कुछ भी नहीं है रेफर करने के लिए और आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है, आप हिट एंड ट्रायल में कुछ पॉलिसी या रूल बना रहे हो, वो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग रहता है. अब ये तीनों तरीके से जब आप लर्निंग करने की कोशिश करते हो, हर एक तरीके का अपना सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है. अगर आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करना है तो उसके अपने सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है, लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन या लीनियर रिग्रेशन या फिर डिसीजन ट्री. ये सारे सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स है. जैसे मैंने बोला, हर एक टाइप ऑफ लर्निंग का अपने सेट ऑफ एल्गोरिथम्स ऑलरेडी हैं और नए नए आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं. फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है जहां पे आपके टारगेट कॉलम नहीं रहते, वहां पे आप क्लस्टरिंग करते हो, एसोसिएशन करते हो, तो उनके सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है. और लाइकवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जहां पे एक एजेंट काम करता है एक डायनामिक एनवायरनमेंट में. अगर वो एजेंट कुछ सही करता है तो वो एक रूल बन जाता है, अगर वो कुछ गलत काम करता है तो वो एक इंडिकेटर बनता है कि भाई ये नहीं करना है, तो वैसे वो रूल बनता चला जाता है. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला, ऑलरेडी बहुत सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं मशीन लर्निंग के. उसमें से एक बहुत स्पेशल एल्गोरिथम है न्यूरल नेटवर्क. अब न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम है वो इंस्पायर्ड होता है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से. तो जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, हम टच फील करते हैं, ये सब हमारे इनपुट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे हम इनपुट लेते हैं. ठीक है. हमने इनपुट लिया, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐड करते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं. राइट. ये हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है. इसी से इंस्पायर्ड होकर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया, जिसमें कि ये सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं. आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इनपुट लेते हैं, फिर वो एक हिडन लेयर होता है. तो इनपुट लेयर हुआ आपका, हिडन लेयर हुआ, फिर आउटपुट लेयर हुआ. तो इनपुट लेयर से आपके इनपुट्स आते हैं, हिडन लेयर में आप प्रोसेसिंग करते हो, कुछ वहां पे भी एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, वहां पे कुछ आपके फंक्शंस यूज होते हैं, मैथ्स है, फंक्शंस यूज होते हैं, और फिर वो सब करने के बाद आप एक आउटपुट लेते हो. तो ये सब आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है टू मिमिक ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क. राइट. अब न्यूरल नेटवर्क के भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, लाइक मल्टी परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क, बोल्ट्जमैन न्यूरल नेटवर्क. सो ये सारे न्यूरल नेटवर्क है और एक बहुत स्पेशल टाइप का न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क. जो मैंने आपको बताया कि इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है और आउटपुट लेयर होता है. डीप न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर होता है, बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं
और आउटपुट लेयर होता है। अब बहुत सारे हिडन लेयर्स का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन, फर्स्ट लेयर में कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आपके डेटा से, दूसरे लेयर में और कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे करते करते आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हो और लास्ट में you decide what you have to do, or maybe you predict something, you classify something, whatever is the output which comes out at the output layer. अब डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो 4 तरीके का हो सकता है। ब्रॉडली यू कैन क्लासिफाई इट इनटू 4 टाइप्स, तो पहला टाइप हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो मैंने बताया, जैसे कि आपका इनपुट लेयर होगा, हिडन लेयर होगा, you can have one hidden layer or you can have multiple hidden layer and you will have output layer. So ये आपका basic building block of neural network है, जो कि हम artificial neural network बोलते हैं। अब यहाँ से इनपुट आया, ये इनपुट गया फर्स्ट हिडन लेयर को, उसके साथ एक वेट्स भी गया, कुछ वेट्स भी गया इसके साथ, ठीक है। वेट्स मतलब जो हम एक्सपीरियंस बोल रहे थे ना, वो वेट्स गया, ठीक है। फिर वो वेट्स के साथ कुछ कंप्यूटेशन किया, उसको नेक्स्ट लेयर में पास कर दिया, वहां कुछ कंप्यूटेशन हुआ, उसको नेक्स्ट लेयर में पास किया, ऐसे करते करते आउटपुट लेयर में आ गया। जब आउटपुट लेयर में आया तो ये जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट जो हम सोच रहे थे उसको कंपेयर किया जाता है। अगर सही है तो उसको रख लिया जाता है, ये मॉडल को सही समझा जाता है। अगर ये गलत है तो इसको फिर से पीछे भेजा जाता है एरर के रूप में और वेट को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि वही आप एडजस्ट कर सकते हो, इनपुट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो वेट को एडजस्ट करते हो और फिर से ये साइकिल चलता है। तो जब हम आगे जाते हैं नेटवर्क में उसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, और जब हम पीछे आते हैं तो बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो आगे भी जाते हैं हम, पीछे भी जाते हैं, करेक्शन के लिए पीछे जाते हैं और आगे हम कंप्यूट करते करते चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल न्यूरल नेटवर्क, जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। दूसरे टाइप का न्यूरल नेटवर्क है, बहुत पॉपुलर हुआ, CNN, जिसको हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अब इसमें 2 वर्ड्स है, कॉन्वोल्यूशन और न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन जो पार्ट होता है, बेसिकली ये जो न्यूरल नेटवर्क है वो इमेज या वीडियो में यूज होता है, है ना। पहले वाला तो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा में यूज कर सकते हैं, ये वाला जो है इमेज या वीडियो में यूज होता है। तो जब आपका इनपुट आता है एज ए इमेज, जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है वहां पे इमेज के पार्ट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे उसके एजेस होते हैं, जैसे उसका टेक्सचर होता है, ये सारा एक्सट्रैक्ट होता है, वो कॉन्वोल्यूशन लेयर में रखते हैं उसको। अब जब एक्सट्रैक्ट करने के लिए बैठते हो तो बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो उसमें से सब कुछ आप यूज नहीं करोगे, नेटवर्क को फीड नहीं करोगे, तो फिर उसमें से जो चाहिए वो हम कूलिंग लेयर में डालते हैं। तो एक कन्वोल्यूशन लेयर हुआ, एक कूलिंग लेयर हुआ। मतलब आप सोच सकते हो एक इंटरमीडिएरी लेयर है जहाँ पे, यहाँ पे तो आपने कन्वोल्यूशन लेयर में सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया जो भी चाहिए, उसके बाद जो काम का है वो आपने कूलिंग लेयर में रखा। अब कूलिंग लेयर में जो रखा वो आपका नेटवर्क में फीड होता है एज एन इनपुट, और उसके बाद जैसे मैंने समझाया वो आगे काम करता है, और फिर आपका इमेज क्लासिफाई, जो आपने लॉयन और एलिफेंट का एग्जाम्पल देखा होगा, कैट डॉग का एग्जाम्पल देखा होगा, वो इसी तरीके से होता है। फिर थर्ड टाइप का, वो भी बहुत पॉपुलर न्यूरल नेटवर्क है, वो है RNN, विच इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क का एंसेंबल है, ठीक है। तो पहला अब ये कब यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया CNN तो इमेज और वीडियो के लिए यूज हो गया, ये टेक्स्ट में यूज होता है, या फिर इफ आई हैव टू से सीक्वेंशियल डेटा में यूज होता है, जो डेटा सीक्वेंस में उसके लिए यूज होता है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई एम फाइन और एम आई फाइन, ये दोनों का मतलब अलग है। यू आर फाइन एंड आर यू फाइन, ये दोनों सेंटेंस में वही सेम वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन पोजीशनिंग अलग है, इसका मतलब बदल जाता है। तो आपको अगर कुछ कहना है तो आपको उसी सीक्वेंस में डेटा को रखना पड़ेगा। तो उसके लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, जो मैंने बोला एंसेंबल ऑफ बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क होते हैं। तो पहला जो नेटवर्क होता है वो एक सीक्वेंस में एक डेटा को लेता है, एक वर्ड को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा। फिर दूसरे वाले नेटवर्क में पहले वाले नेटवर्क से आउटपुट जाएगा और एक इनपुट जाएगा। सो 2 तरीके से इनपुट जाता है। फिर तीसरे लेयर में ये वाले नेटवर्क का आउटपुट जाएगा और एक इनपुट जाएगा। तो ये सीक्वेंस में डेटा लेता जाता है और इसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, इसके पीछे क्या आया। एम आई फाइन और आई एम फाइन, इसका मतलब उसको समझता जाता है, नेटवर्क को समझता जाता है। तो ये जो पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझता है, ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझता है। अब जो फाइनल जो है अभी के टाइम का जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क,
जो कि आपने बोला कि अब हम चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वो एक जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क है। और ये स्पेशल इसीलिए है बिकॉज इसका आर्किटेक्चर बहुत स्पेशल है। इसका आर्किटेक्चर है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जो कि आपके डेटा को, जैसे मैंने भी समझाया कि आगे से भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है, उसको पीछे से भी समझ में आता है। तो आप कैसे भी कुछ भी बोलो, वो पीछे का भी रेफरेंस समझेगा, आगे का भी रेफरेंस समझेगा, एंड इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ ह्यूमन बीइंग। ही कैन अंडरस्टैंड, मशीन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड चैट जीपीटी जो है वो जनरेटिव एआई का एक मॉडल है जो कि सब कुछ समझ सकता है। तो जैसे आपने पूछा, पहले हम गूगल सर्च करते थे, तो गूगल सर्च में जो आपने सर्च डाला है वो टेक्स्ट एनालिटिक्स का एग्जांपल था, जो कि इंटरनेट पे जो भी रिलेटेड वर्ड आया या जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड सब फेच करके एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख देगा। अब जो जनरेटिव एआई है वो ना ही फेच करेगा, क्योंकि वो तो मॉडल ट्रेन ही हुआ है दुनिया भर के डेटा पे। वो ना ही सिर्फ समझेगा, वो उसका मतलब और उसको कंक्लूड और ये करके समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट भी कर देगा, क्योंकि वो आगे से भी कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है और पीछे से भी कॉन्टेक्स्ट। वाह, बहुत अच्छे से और बड़े प्रोसेस के साथ सारे आपने एक्सप्लेन करा। कहीं ना कहीं पूरा क्लैरिटी आ गया कि कैसा जनरेटिव एआई का मॉडल है, बैकएंड का आर्किटेक्चर भी क्या है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस सब में डेटा साइंटिस्ट का रोल क्या है? मतलब क्या डेटा साइंटिस्ट सिर्फ डेटा का विजुअलाइजेशन देखता है और एक्सट्रैक्शन देखता है, या ओवरऑल सारा डेटा को रीड करना, प्रेडिक्ट करना, वो सब कुछ वो मैनेज करता है? अच्छा, सो डेटा साइंटिस्ट को ना रत्ना, हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो एक डिटेक्टिव होता है। अब डिटेक्टिव ना वो जगह जगह जाके ऐसे क्लूज नहीं ढूंढता है माइक्रोस्कोप लेकर, वो क्लूज ढूंढता है बट डेटा में ढूंढता है। तो डेटा साइंटिस्ट जो करता है वो ऐसे होगा, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसको सबसे पहले तो समझना है कि क्या करना है। तो उसके पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मतलब उसको समझना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना क्या है। आप जैसे जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हो कि भाई मेरा ये चोरी हो गया, इस लोकेशन से चोरी हो गया और ये सामान था, इसकी कीमत ये थी, अब ये फाइंड आउट करो। तो पुलिस उस लोकेशन पे जाएगा, आइडेंटिफाई करेगा और ये ढूंढेगा। तो यहाँ पे भी इसको डेटा साइंटिस्ट को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो डेटा साइंटिस्ट को बेसिकली आई विल से कि ही शुड बी अ गुड पर्सन इन आस्किंग क्वेश्चन. He should be excellent. He should not be shy in asking question. Howsoever silly it appears, he should be, asking that question, because जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको ठीक से नहीं समझेगा, वो जो भी काम करेगा वो उसके कस्टमर को या जिसके लिए भी वो कर रहा है उसको सेटिस्फाई नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। अब एक बार डेटा साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम समझ लिया कि भाई मुझे ये पता करना है, तो उसके लिए वो पता करने के लिए उसको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब डेटा कहीं भी हो सकता है, डेटा तो कहीं ऐसे जगह पे नहीं रहेगा कि आपको पता है कि यहीं पे है डेटा, चलो मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ और मैं काम स्टार्ट करती हूँ। डेटा कहीं भी रहेगा। डेटा आपके नॉर्मल डेटाबेसेस में भी रह सकता है, जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस उसमें भी रह सकता है। डेटा आपका एपीआई से आ सकता है, डेटा सेंसर से आ सकता है, डेटा हॉस्पिटल से आ सकता है, डेटा मार्केट से आ सकता है, सेंसेक्स से आ सकता है, कहीं से भी डेटा आ सकता है। डेटा कहीं से भी आ सकता है और किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे कि वो स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, वो टेक्स्ट डेटा हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है डेटा। सो जैसे रत्ना मैंने बताया कि डेटा साइंटिस्ट को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना होगा अच्छी तरह, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और डेटा कहीं भी रह सकता है, किसी भी फॉर्म में रह सकता है। अब जब वो डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसको ये देखना होगा कि डेटा यूज करने लायक है भी कि नहीं है, और यूज करने लायक बनाना इज अ मेजर टास्क। बोलते हैं कि 80% ऑफ द टाइम और एफर्ट इन डेटा साइंस एक्टिविटी गोज इन डेटा क्लीनिंग। तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो क्लीनिंग अगर मैं बोलूं या फिर मैं बोलूं प्री प्रोसेसिंग, जो कि क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों इंक्लूड करता है। तो इसमें हम वो सारी चीजें करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए जो हमें करनी है। अब अलग अलग टाइप के डेटा के लिए अलग अलग टाइप का क्लीनिंग मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी। तो हमने डेटा इकट्ठा किया, डेटा को प्री प्रोसेस किया, मतलब उसको तैयार किया अपने आगे के एनालिसिस के काम के लिए। जब डेटा तैयार हो गया तो फिर हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि भाई है क्या डेटा में।
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। मतलब उसमें बस आपको ये समझना है कि डेटा में है क्या। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे लगता है कि बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट स्टेप है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, क्या ऑब्वियस ट्रेंड्स दिख रहे हैं। तो बहुत सारा कुछ जानकारी हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वाले स्टेप में पता चल जाता है। और उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि जो भी हमारे कॉलम्स हैं, स्पेशली इन द स्ट्रक्चर डेटा, जो भी हमारे कॉलम्स हैं उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, क्योंकि फाइनली मॉडल बनाने के लिए हमको इंपॉर्टेंट कॉलम्स ही लेने हैं। हमको अनइम्पोर्टेंट कॉलम लेकर अगर मॉडलिंग करना चाहेंगे तो वो मॉडल कुछ भी नहीं बताएगा। तो हमें हमारे डेटा सेट से इंपॉर्टेंट कॉलम्स चूज करने हैं। तो वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने से वो होता है। और एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो एक टर्म है, उसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी बोलते हैं, उसको सिंपल डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन हम एक्चुअली करते हैं बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस स्टेप में, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन आवर डेटा। सिंपल डेटा अगर होगा, जैसे मैं बताऊं कि इस डेटा सेट में क्या पता चल रहा है, ओके इतनी मेल है, इतने फीमेल है, इतने स्टूडेंट्स के डेटा में इतने गर्ल चाइल्ड है, इतने मेल चाइल्ड है। तो वो सब जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो हमें इस स्टेप में पता चल जाता है। और ये भी पता चलता है कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर हमें आगे मॉडलिंग की तरफ चलना है। तो हमने डेटा प्री प्रोसेस कर लिया, हमने डेटा को एक्सप्लोर कर लिया, अब आता है डेटा को यूज करके मॉडल करने का काम। अब मॉडल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल जब आप बनाओगे वो डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा है और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर आपका डेटा सेट सुपरवाइज्ड है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है। तो सुपरवाइज्ड अगर डेटा सेट है तो आप यू विल ट्राई टू प्रेडिक्ट समथिंग, यू विल ट्राई टू क्लासिफाई समथिंग, और उसके लिए एल्गोरिथम्स है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें मैं ये बता दूं कि ये आपको प्रेडिक्ट करना है और यू गो एंड यूज KNN एल्गोरिथम। आपको ट्राई करना होगा। जितने भी एल्गोरिथम उस पर्पस के लिए बने हैं, क्लासिफिकेशन के लिए बने, आपको ट्राई करना पड़ेगा जो भी रेलेवेंट एल्गोरिथम है, और फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हर केस में कोई एक अलग एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एल्गोरिथम वो यूज करोगे आप मॉडल बनाने के। तो जो डेटा सेट आपका आ रहा है क्लीन होके, उस डेटा सेट को पूरा यूज नहीं करते हैं मॉडल बनाने के लिए, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। आपके ऊपर है, आप 70-30 में डिवाइड करना चाहते हो, 80-20 में डिवाइड करना चाहते हो, आपके ऊपर है। तो अगर सपोज मैंने 75 और 25 में डिवाइड किया तो 75% ऑफ मेरा डेटा मॉडल बनाने के लिए यूज होगा। अब एक बार मेरा मॉडल बन गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो मॉडल है, मैंने KNN ट्राई किया, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, अब मेरा मॉडल KNN यूज करके बनेगा। ठीक है, तो वो मॉडल बन गया, अब उसको टेस्ट भी तो करना होगा। तो वो जो आपने 25% डेटा बचा के रखा है वो आप टेस्ट करने के लिए यूज करो। जब आपका टेस्ट हो गया, अब टाइम है आपको, जिसके लिए आपने ये मॉडल बनाया है, आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट, उसको आप जाके दिखाओगे विजुअलाइजेशन के थ्रू। आपको स्टोरी बताना है कि भाई ये रिजल्ट आया है मॉडल का, ये प्रेडिक्शन हो रहा है, ये फोरकास्टिंग हो रही है, ये हो रहा है आपके डेटा सेट के साथ। फिर जाके एक बार विजुअलाइज कर दिया, फिर जाके आप उसको डिप्लॉय करोगे रियल टाइम एनवायरनमेंट में। अब रियल टाइम एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। आपको मॉनिटर करना है कि वेदर योर मॉडल इज बिहेविंग इन द वे इट इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव और नॉट। तब तक आपको छोड़ना नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो सकता है कि मॉडल रियल टाइम एनवायरनमेंट में ना वैसा बिहेव करे जो आपका एक्सपेक्टेशन है, वो ना करे, तो फिर से ये पूरा साइकिल वापस जाएगा, फिर से आपको मॉडल करना है, फिर से टेस्ट करना है, और फिर से वो करेक्शन के साथ फिर से डिप्लॉय करना है। तो ये पूरा एक साइकिल है जो कि डेटा साइंटिस्ट का रोल हर जगह है इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ रत्ना, कि आपने डेटा सेट तो क्रिएट कर लिया, अब वो क्रिएटेड डेटा सेट के साथ अब जब डेटा सेट समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने बोला एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वाले स्टेप में करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस। जब आप पास्ट के डेटा को देखते हो और समझने की कोशिश करते हो
to understand the behavior and the distribution of the data, that is called data analysis. Now उसी समझ के साथ जब आप फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हो, जब आप फ्यूचर में पीप करने की कोशिश करते हो, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, क्लस्टर करने की कोशिश करते हो, कुछ पैटर्न जानने की कोशिश करते हो, तो वो कहलाता है डेटा एनालिटिक्स. सो डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स आर नॉट सेम. जब आप पास्ट में देखते हो तो एनालिसिस, जिसके लिए आपके पास डेटा ऑलरेडी है, जब आप फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हो, वो कहलाता है डेटा एनालिटिक्स. सो डेटा साइंटिस्ट जो है वो डेटा एनालिसिस भी करता है, डेटा एनालिटिक्स भी करता है. जैसे मैंने बोला कि हर टाइप के डेटा के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होता है ना. सपोज आपका स्ट्रक्चर डेटा है, तो आप जब क्लीनिंग करोगे तो आप देखोगे उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, या फिर एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है क्या. फॉर एग्जाम्पल सपोज नेम कॉलम है, वहां पे एक जगह पे नेहा लिखा हुआ है, एक जगह पे डॉक्टर नेहा लिखा हुआ है, एक जगह पे नेहा शर्मा लिखा हुआ है, बट ये सब एक ही बंदे के लिए रेलेवेंट है, राइट. तो ये 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. सो ये करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये अलग ही मॉडल विल नॉट अंडरस्टैंड कि डॉक्टर नेहा अलग है, नेहा शर्मा अलग है, नेहा अलग है, नेहा इन ऑल कैप्स अलग है, ये अलग अलग है या सेम है. तो ये ऐसे वाले करेक्शन हमको करने पड़ेंगे. आपका हो सकता है डेटा टाइप भी मिसमैच हो, वो भी करेक्ट करना पड़ेगा. आपका हो सकता है कि डेटा मिसिंग हो. जैसे सपोज अगर आपके किसी कॉलम में 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है, तो वो आपको कुछ भी इंसाइट नहीं दे पाएगा. तो उस केस में आप वो कॉलम ड्रॉप कर दोगे. अगर आपके पास मे बी 20-25% डेटा मिसिंग है, तो आप रिक्रिएट कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. उसके बहुत सारे मेथड्स हैं. मीन, मीडियन, मोड तो बहुत सिंपल मेथड है, वो यूज करके रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसे 2 कॉलम है, नाम तो कॉलम के अलग है, लेबल तो अलग है. जैसे सपोज एम्प्लॉय आईडी और से सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल, दोनों सेम ही है. एम्प्लॉय आईडी और सीरियल नंबर दोनों एग्जैक्टली एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो बेटर है एक ड्रॉप कर दो. 2 इंफॉर्मेशन से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे, तो एक एक्सट्रैक्ट कर दो. तो सपोज अभी आपका स्ट्रक्चर डेटा है, एक क्लास का डेटा, जहाँ पे स्टूडेंट्स के सब मार्क्स हैं, डिटेल्स है और सब कुछ है, ठीक है, उनके एग्जाम्स के मार्क्स है, सब कुछ है. तो उसको जैसे मैंने बोला वो आप क्लीनिंग कर लोगे, प्री प्रोसेस करना है तो प्री प्रोसेस कर दोगे, और फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस के स्टेप में आते हैं, जो कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मैंने बोला, वो स्टेप में हम आते हैं. तो उसमें आप ये पता कर सकते हो कि उस क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट में हाईएस्ट एवरेज मार्क्स है, स्टूडेंट से कौन से टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, कौन सा सब्जेक्ट में बच्चों ने अच्छा किया है. ये सब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के स्टेप में समझ सकते हो. अब आपको कुछ पता करना है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्रेडिक्शन जैसा कुछ करना है, तो आप एक पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जो कि डेटा एनालिटिक्स कहलाएगा. कि भाई किस सब्जेक्ट में किस बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन देने की जरूरत है, वो बच्चा कौन से सब्जेक्ट में, या प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले उसका परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस देख के कि भाई फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास देने की जरूरत. तो ये आपके एनालिटिक्स वाले पार्ट में आ जाएगा. सपोज टेक्स्ट डेटा है, ठीक है, एक ट्वीट का डेटा है, या फिर आपका एक ईमेल का डेटा है, ठीक है, एक रिव्यू का डेटा है. हाँ, तो ये टेक्स्ट डेटा हो गया, ये स्ट्रक्चर डेटा नहीं है. तो उसको क्लीन करने का तरीका होगा कि उसको सब कुछ लोअर केस में कर दो. नहीं तो ऐसा होगा कि कैपिटल में GOOD लिखा हुआ है और स्मॉल में GOOD लिखा है, ये दो अलग चीजें समझी जाएंगी सिस्टम के थ्रू, तो आप सब लोअर केस में कर दो, झंझट ही नहीं है. ठीक है, तो पहला काम वो कर दिया आपने, ये क्लीनिंग फेज का काम है. हाँ, प्री प्रोसेसिंग का काम है. फिर उसके बाद जितने भी पंक्चुएशन मार्क है, दे डोंट प्ले एनी मेजर रोल, तो उसको हटा दो, स्टॉप वर्ड्स हटा दो. ये सारा करके आपने डेटा प्री प्रोसेस कर लिया. फिर आप एनालिसिस वाले स्टेप में आप कीवर्ड्स काउंट कर सकते हो कि कौन सा वर्ड बहुत ज्यादा बोला गया है, सपोज, और सेंटिमेंट क्या है, ये सब आप एनालिसिस वाले स्टेज में पता कर सकते हो. सपोज बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है, तो लाइक का काउंट ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट है इस ट्वीट के लिए, या इस रिव्यू, ये पॉजिटिव रिव्यू, ऐसे समझ सकते हो आप. इसका एनालिटिक्स क्या होगा, आप कुछ ऑटो रिकमेंडेशन, ऑटो रिप्लाई बना सकते हो, तो वो आपका एनालिटिक्स वाला फेज हो जाएगा. सपोज आपके पास इमेज है, तो इमेज को हम कैसे क्लीन करेंगे. सपोज एक्सरे है, तो एक्सरे को सबको एक साइज का करना पड़ेगा, है ना. उसका क्वालिटी, डेटा क्वालिटी, जो एक्सरे की क्वालिटी है वो सेम पिक्सल के होने चाहिए, वो करना पड़ेगा. तो ये सारा काम आप डेटा क्लीनिंग वाले फेज में करेंगे.
फिर डेटा आपको एनालिसिस करना है तो आप देखेंगे कि भाई ये इमेज मतलब उसका शेप क्या है, आप शेप निकालेंगे, उसके टेक्स्ट कलर निकालेंगे, वो सारा जब एक्सट्रैक्ट करोगे वो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट हो जाएगा और एनालिसिस वाला पार्ट होगा। और डेटा एनालिटिक्स होगा जो कि आप क्लासिफाई कर पा रहे हो इमेज को, ये इमेज कैट का है या डॉग का है, ये इमेज एलिफेंट का है या लायन का है, तो ये जो क्लासिफिकेशन करते हो वो एनालिटिक्स वाला पार्ट होगा। So this is how data scientists handle different types of data. There is no one way in which different types of data can be pre-processed, analyzed, and some advanced analytics can be performed. So there is a different way to treat different type of data. Okay, बहुत डिटेल और लंबा एक्सप्लेनेशन था, बट अगेन रिलेटेड था टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड कि डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली क्या करता है। और अगर मैं समराइज करूं तो डेटा को विजुअलाइज करना पहला काम है, क्लीनिंग करना सेकंड, एंड क्लीनिंग करके उसको रिडंडेंटली ट्राई आउट करना बेस्ट फिट मॉडल, फिर रोल आउट करना प्रोडक्शन पे, एंड अगेन फिर अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली और रियल और प्रेडिक्टेड से कितना मिसमैच है या नियर बाय है, उस हिसाब से करिए। सो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि बियॉन्ड द डेटा आपको देखना पड़ेगा सो दैट यू अंडरस्टैंड होगा। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी रत्ना यहाँ पे कि मॉडलिंग और सिमुलेशन। ओके, हमने सुना है ना सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, तो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जैक्ट जो रियल लाइफ में परफॉर्मेंस होगा वही सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है। लेकिन मॉडल इज नेवर एक्यूरेट, मॉडल इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। हम ऐसे बोलते हैं ये मॉडल 99% एक्यूरेसी दे रहा है, ये मॉडल 93% एक्यूरेसी दे रहा है, तो मॉडल इज नेवर 100% एक्यूरेट बिकॉज इट्स अ मॉडल। यस, ओके। सो आफ्टर डेटा साइंस, अभी आप खुद बहुत सारे डेटा सोसाइटी के पार्ट हो, जैसे सोसाइटी ऑफ डेटा साइंस, IEEE। सो रियल लाइफ में कोई दो एग्जांपल है जिसमें कि हम इन डेटा से एक्चुअल कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, या ऐसा जो सब रिलेट कर पाए, दो या एक, व्हाटएवर यू फील कि जो सब कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे रत्ना मैं दो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस बताना चाहूंगी, और दोनों ही लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स इसका रेलेवेंस लोगों को समझ में आएगा ही। तो पहला केस मैं ये बताना चाहूंगी जो हमने KEM हॉस्पिटल है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, KEM हॉस्पिटल के साथ किया। KEM हॉस्पिटल के डायबिटीज डिपार्टमेंट के साथ किया। वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर याजनिक, वो लीड करते हैं इस डिपार्टमेंट को, और उनके साथ हमने किया। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली डॉक्टर याजनिक का प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने काम किया, बहुत सालों से कर रहे हैं, कि उनको ये जानना था कि डायबिटीज मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है क्या, वेदर इट इज जेनेटिकली ट्रांसफर्ड from mother to child. That was his problem statement. And if it is, then can we control this while taking some precaution when a female is pregnant? So this was his problem statement. So इस problem statement पे काम करने के लिए उन्होंने cohort बनाया। अब cohort बनाने के लिए उन्होंने पुणे के आसपास के 6 विलेज को चूज किया, सेलेक्ट किया। अब ये 6 विलेज में अराउंड 36,000 फैमिलीज थे। 36,000 फैमिलीज में अराउंड 1100 लेडीज ऐसी थी जो कि प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और वो 1100 में से 700 ने पार्टिसिपेट किया इस जो भी उन्होंने सर्वे बेस्ड या जो भी उन्होंने कोहोर्ट बनाने की कोशिश की, उसमें 800 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया। अब उन्होंने क्या किया कि वो फर्स्ट जनरेशन प्रेग्नेंट लेडीज का, मतलब जो 800 लेडीज थे, उनका पर्सनल डेटा, उनके हस्बैंड का डेटा, उनका डेमोग्राफिक डेटा की सारा पर्सनल डिटेल, उनका एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा जिसमें कि वो हाइट क्या है, वेट क्या है, प्रेगनेंसी में उसके स्टमक का साइज कैसे बढ़ रहा है, बीपी, ब्लड प्रेशर, वो सारा कैप्चर किया। फिर उन्होंने क्या मेडिकेशन दिया उनको, क्या मेडिसिन खाया, आयरन कितना खाया, ये कितना खाया, और ये हर ट्राइमेस्टर में चेक करते गए। तो वो रिकॉर्ड था। अब ये जो फर्स्ट
लेवल के पेरेंट्स है, फर्स्ट जनरेशन पेरेंट है, उन्होंने F0 बोला। अच्छा। उसके बाद अगर ये जो प्रेग्नेंट लेडी थी, गर्ल चाइल्ड को जन्म दिया, तो वो उसको मॉनिटर करना स्टार्ट किए। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी फैमिली को, ऐसा करते करते उन्होंने 4 जनरेशन को मॉनिटर किया और उसको वो लेकर उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसपे उन्होंने काफी पेपर्स भी लिखे हैं। और ही इज वन ऑफ द मोस्ट साइटेड रिसर्चर इन द वर्ल्ड। इस टॉपिक पे अगर आप रिसर्च करके देखोगे तो डॉक्टर याजनी के साइटेशंस बहुत हाई है, एंड उनका जो वर्क है वो वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो करते हैं, साइट करते हैं। ही इज नोन फॉर हिज वर्क। और उन्होंने और एक डेटा कैप्चर, ये तो स्ट्रक्चर डेटा कैप्चर किया, ऑफ कोर्स इन्होंने तो पेपर पे कैप्चर किया था, पेपर पे फॉर्म में एंटर करवाया, और उसके बाद किसी का हेल्प लेकर उन्होंने कंप्यूटर में एंटर करवाया। उसके बाद उन्होंने ये भी किया, जो चाइल्ड हुआ, गर्ल चाइल्ड हुआ, वो जब 15-16 साल का हुई तो उसके फिंगरप्रिंट्स को भी लिया। तो एक फॉर्म पे ये 10 फिंगरप्रिंट उन्होंने इम्प्रिंट उसका लिया। तो फिंगरप्रिंट का भी डेटा था। तो उनके पास एक इमेज डेटा हो गया और एक स्ट्रक्चर डेटा हो गया। ठीक है, तो इन्होंने तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनालिसिस है, जो बहुत पॉपुलर है, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, उसके हिसाब से उन्होंने किया, अपने हाइपोथेसिस पे काम किया, काफी अच्छे रिजल्ट भी आए। ये बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिनाउंड डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेट होके काम कर रहे हैं। बट इनके मन में ये आया कि ये रिजल्ट तो मेरे तरीके से आ रहा है, अगर मैं इसमें AI/ML यूज करूंगा तो क्या ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा देगा? एंड दैट इज वेयर वी केम इनटू पिक्चर। तो हमने समझा, एक्चुअली हमें बहुत टाइम लगा ये समझने में कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और क्या किया उन्होंने, क्योंकि ये इतना सारा डेटा उन्होंने इकट्ठा किया था, इनके 40 साल का काम है। तो वो समझने में हमें थोड़ा टाइम लगा। और फिर उन्होंने हमें 2 डेटा सेट दिया, एक तो ये जो स्ट्रक्चर डेटा था वो दिया, और एक फिंगरप्रिंट्स का डेटा दिया, जिसको डर्मेटोग्राफिक्स डेटा बोलते हैं। तो ये 2 डेटा हमारे पास आया। अब जब हमने वो स्ट्रक्चर डेटा को देखा तो इधर से उधर हम देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस डेटा सेट में अराउंड 6000 कॉलम्स थे। 6000 कॉलम्स। सो इट वाज सो डिफिकल्ट टू मेक सेंस, ये कॉलम इसके साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं, ये पूरे डेटा सेट का देखने में, मतलब इट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो हमने सोचा कि लेट्स डिवाइड दिस प्रॉब्लम, लेट्स फोकस ओनली ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा। ठीक है, तो हमने एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा लिया, अराउंड 109 कॉलम्स लिया और बर्थ वेट लिया। तो ये डेटा को जो चाइल्ड बर्थ के वेट के साथ मैच करने की कोशिश की और बर्थ वेट को प्रिडिक्ट करने का कोशिश किया। तो हमने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा डिकम्पोज करके, ये फर्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट अभी भी ऑनगोइंग है, पर अभी जो पार्ट हुआ है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग था। तो हमने वो बड़े वाले डेटा सेट को पहले तो छोटा किया, क्योंकि हम शुरू में तो काफी दिन लगे उसको समझने में, क्योंकि सिर्फ डेटा सेट नहीं आया था, डेटा सेट का मेटा डेटा भी आया था हमारे पास। तो मेटा डेटा और डेटा सेट को मिला के समझना, क्योंकि जो आपका लेबल होता है हर एक कॉलम का, वो इतना ऑब्वियस नहीं होता कि आप उसको पढ़ के समझ जाओगे। उसमें कुछ कोड होता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल नीड टू रेफर टू अ मेटा डेटा। तो मेटा डेटा के साथ उसको पढ़ के समझने की कोशिश की, काफी दिन तो उसी में लग गया। फिर हमने सोचा कि चलो हम इसको डिवाइड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने, जैसे मैंने बताया, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा लिया और उसको बर्थ वेट के साथ जोड़ने की कोशिश की, और बर्थ वेट प्रेडिक्ट करने का सोचा हमने काम करेंगे। अब जब हमने ये छोटा डेटा सेट लिया, उसमें भी बहुत सारा डेटा नहीं, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक, तो फिर हम ड्रॉप करते गए। जो डेटा कॉमन था, रिडंडेंट डेटा था, उसको हटाते गए। डेटा बहुत सारा खाली भी था, बहुत सारे जिसमें जैसे मैंने बताया 50% से ऊपर खाली था, वो तो हमने ड्रॉप ही कर दिया। पर जहाँ पे मैनेजेबल पोर्शन था, उसको हमने इम्प्यूट करने की कोशिश की, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। अब रिकंस्ट्रक्ट जब हमने नॉर्मल मेथड से किया, ट्रेडिशनल मेथड जो मीन मीडियन मोड होता है उससे किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। तो फिर हमने एडवांस इम्प्यूटेशन मेथड यूज किया, हमने KNN इम्प्यूटेशन मेथड ट्राई किया, हमने माइस ट्राई किया, मल्टीपल इम्प्यूटेशन मेथड। सो दोनों को कंपेयर किया, दोनों से इम्प्यूट करके देखा, माइस का रिजल्ट अच्छा था, तो माइस से डेटा इम्प्यूट किया। तो अब हमारा डेटा सेट रेडी था, सारे करेक्शंस करके, स्पेलिंग मिस्टेक्स वो सारे जो मैंने बताए वो सारा करके हमारा डेटा सेट रेडी था। इसको लेकर फिर हमने बर्थ वेट प्रेडिक्ट किया, और प्रेडिक्शन काफी हाई लेवल एक्यूरेसी के साथ आया। ये प्रोजेक्ट जा रहा है आगे, मतलब अब आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा डेटा सेट जो मैंने बताया इससे आया,
वाज डर्मेटोग्लिफिक्स डेटा। अभी ये डर्मेटोग्लिफिक्स डेटा में जैसे मैंने बताया आपको फिंगरप्रिंट्स थे, 10 एक ही फॉर्म पे 10 फिंगरप्रिंट्स। अभी 10 फिंगरप्रिंट्स में अगर आप सोचो कि बहुत हल्का इंक लगाया तो बहुत फीबल प्रिंट आएगा, या फिर आपने एक हाथ पे प्रेशर डाला, दूसरे हाथ पे प्रेशर नहीं डाला, तो एक हाथ का फिंगरप्रिंट ठीक आएगा, दूसरे हाथ का नहीं आएगा, या फिर आपने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया तो उसके ऊपर लाइन वाइन, मतलब बहुत नॉइज था डेटा में। जब हमें मिला डर्मेटोग्लिफिक्स डेटा तो बहुत नॉइज था। तो अभी हमें ये देखना था कि हम इसको निकालें कैसे, इसको डिजिटल फॉर्म में लाएं कैसे। सो दैट वाज अ चैलेंज, और यहाँ पे हमने जनरेटिव एआई का बहुत बहुत यूज किया, और जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अमेजिंग है। और जो फर्स्ट लेवल हुआ है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो वो जो फॉर्म था जिसके ऊपर बहुत नॉइज था, तो हमने एक जनरेटिव एआई टूल यूज करके हमने हर एक फिंगरप्रिंट को अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरे 10 फिंगरप्रिंट जो है वो एक जैसे नहीं है, तो ये 10 को अलग निकालना है, और ये 10 मिलके मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, है ना, एक इंडिविजुअल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो हमें एक एक फिंगरप्रिंट निकालना था। तो वो जो मैंने बोला कि एक जेनेआई का टूल यूज करके हमने एक एक फिंगरप्रिंट उस फॉर्म से निकाला, ठीक है। तो फॉर्म पे जहां पे एक ही फॉर्म पे 10 फिंगरप्रिंट, तो हमारे पास अभी 10 इमेज आ गए, पर वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था, उससे कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब उसको हमने और एक जनरेटिव एआई टूल यूज करके उसको थोड़ा शार्प किया, थोड़ा और बेटर बनाया, ठीक है। तो अब हमारे पास शार्पर फिंगरप्रिंट्स था। अब जो फिंगरप्रिंट है उसके माइन्यूशिया पॉइंट्स को हमें समझना था। माइन्यूशिया पॉइंट क्या होता है कि जो रिजेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, फिर वो बाइफरकेट कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टार्ट होता है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो कहीं पे बाइफरकेट करता है, कहीं पे किसी के साथ जाके मर्ज हो जाता है, तो वो हर के हाथ का अलग होता है, तो वो हमें समझना था। तो फिर वो हमने एक और मेथड यूज किया और वो माइन्यूशिया पॉइंट एक्सट्रैक्ट किया। अब ये माइन्यूशिया पॉइंट जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसको हमको डिजिटल फॉर्म में करना था। वहां पे हमने टोपोग्राफिकल टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस किया। ओके, अब टोपोलॉजिकल जो डेटा एनालिसिस है वो हम करते हैं जब हमारा डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत शेप्स में होता है, तो वो यूज करके हमने ये जो माइन्यूशिया पॉइंट्स है उसको बार कोड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो वो जब बार कोड हो गया, मतलब हर एक फिंगरप्रिंट का एक बार कोड हो गया। अब सोचो ये हम फिंगरप्रिंट से हेल्थ सिचुएशन जोड़ने वाले हैं, मतलब आगे जब ये प्रोजेक्ट जाएगा तो हर एक फिंगरप्रिंट के साथ एक हेल्थ सिचुएशन जुड़ेगा। मतलब वो फिंगरप्रिंट से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या चांसेस है उस बंदे को डायबिटीज हो सकता है, क्या चांसेस है उस बंदे को ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू relate the health situations with the fingerprints now, and I feel this particular result which is kind of converting fingerprint to a barcode can have ample use cases. cyber security के लिए भी यूज हो सकता है। इसके examples and applications I think बहुत जगह पे ये यूज हो सकता है as a as an application. Okay, so ये डॉक्टर याजनिक वाले एग्जांपल में आपने बड़े अच्छे से रियल यूज केस बताया है, हाउ टू प्रेडिक्ट डायबिटीज केसेस, प्लस क्या एक्चुअल चैलेंजेस है फॉर ए डेटा साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड डेटा, कितना क्लीनिंग करना पड़ता है, फिर कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिवाइड करके मल्टीपल सब पार्ट्स में करना पड़ता है। आई थिंक इससे अच्छा एग्जांपल और नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि डेटा साइंटिस्ट एज ए रोल, एज ए डेजिग्नेशन सारे इंडस्ट्री में, आपके खुद के एग्जांपल में हेल्थ केयर में आ गया, सॉफ्टवेयर में तो ये अलग सेक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है, स्पेसिफिकली अगर गूगल लैब्स और उनमें देखो तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो एक्चुअल में विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन क्या डिफरेंट डेजिग्नेशन होते हैं टू कैटर दिस डाटा साइंटिस्ट रोल? सो रत्ना, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये डेटा साइंटिस्ट जो पोजीशन क्रिएट हुआ है ये मार्केट जैसे इवॉल्व हुआ है उसके अनुसार ये बनता गया है। जैसे बहुत साल पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन हुआ करता था, स्टैटिस्टिशियन का। तो स्टैटिस्टिशियन क्या करता था, वो डेटा कलेक्ट करता था, डेटा एनालाइज करता था, डेटा क्लीन करता था, और छोटे सिंपल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करता था और कुछ इंसाइट देता था। बट समय के साथ डेटा भी बढ़ा, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ, तो उसने कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना स्टार्ट किया डेटा में, सेम स्टैटिस्टिशियन, ठीक है। अब उसके बाद वाले में भी 10-15 साल के बाद
एक नया पोजीशन क्रिएट हुआ जिसको डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट बोला जाता था। तो वो क्या करता था, डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट भी डेटा कलेक्ट करता था, डेटा क्लीन करता था, डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल कुछ अप्लाई करता था, और उसके बाद डेटा बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया, उसने पैटर्न फाइंड आउट किया। बट पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद डेटा माइनिंग स्पेशलिस्ट रुका नहीं, फिर वो मॉडल पे वर्क करने लगा, और जिससे वो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करने लगा। फिर उसके कुछ सालों बाद एक पोजीशन क्रिएट हुआ, ऑफ कोर्स हमारे मार्केट ने ही क्रिएट किया, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट का। तो ये पोजीशन पे जो बंदा काम करता होता था, उसका भी काम था डेटा कलेक्ट करना, डेटा क्लीन करना, डेटा एनालाइज करना, और फिर टाइम के साथ डेटा बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई, वो पैटर्न्स पता करता रहा, और वो और ज्यादा मॉडल्स मॉडल बनाता गया, ताकि और बेटर एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शंस फोरकास्टिंग होती रहे। फिर आया डेटा साइंटिस्ट टर्म। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? डेटा साइंटिस्ट वही करता है जो ये सारे लोग करते थे, डेटा कलेक्ट करता है, डेटा क्लीन करता है, डेटा में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट करता है, और कुछ प्रेडिक्शंस करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टैटिस्टिशियन करता था और जो डेटा साइंटिस्ट करता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स तो है ही, फिक्स्ड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो फिक्स्ड है। हाँ, क्योंकि डेटा बढ़ता गया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गए, नए मॉडल्स आते गए, स्ट्रॉन्ग मॉडल्स आते गए, तो इसका काम का स्कोप बढ़ता गया। बट फंडामेंटल जो स्टैटिस्टिशियन करता था, वो डेटा साइंटिस्ट भी करता है, और प्लस प्लस और कुछ भी करता है। अब रही आज के समय की बात, तो क्या क्या पोजीशंस होते हैं डेटा से रिलेटेड, ठीक है? तो पहला पोजीशन मैं आपको बोल सकती हूँ कि डेटा इंजीनियरिंग का होता है, डेटा इंजीनियर पोजीशन होता है, जिसमें कि क्योंकि सबसे पहला काम तो डेटा लाना है ना, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेटा लाना है, डेटा कहीं कहीं रहेगा, उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। तो डेटा इंजीनियर जो होता है, वो डेटा इंजेस्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्लीन करता है, उसको रेडी करता है, ताकि आगे वो एनालिसिस के लिए यूज हो पाए। तो डेटा पाइपलाइन पूरा क्रिएट करता है डेटा इंजीनियर। फिर एक और पोजीशन होता है डेटा एनालिस्ट का। अब डेटा जो रेडी है एनालिसिस के लिए, वो डेटा एनालिस्ट यूज करता है, और उसको बेसिकली जो मैंने समझाया था, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टाइप का कुछ काम करता है, जिससे आपको समझ में आए कि आपके डेटा में है क्या, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ डेटा। और ये करने के लिए वो चार्ट यूज कर सकता है, रोल अप यूज कर सकता है, ड्रिल डाउन यूज कर सकता है, सब ग्रुप बाय यूज करता है, कुछ भी यूज करके वो डेटा को समझने की कोशिश करता है। फिर आता है आपका AIML इंजीनियर, जो कि अब ये जो डेटा पे हमारी समझ बन चुकी है, उस पे मॉडलिंग करता है। AI मॉडल करता है, ML मॉडल करता है, जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाए, हम कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर पाए, हम सब कुछ क्लस्टर कर पाए, हम कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन निकाल पाए जिससे हम अच्छे डिसीजंस ले पाए, वो AIML इंजीनियर करता है। फिर आता है डेटा साइंटिस्ट वाला पोजीशन। तो ये सारे लोग जो करते हैं, वो डेटा साइंटिस्ट को आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। प्लस डेटा साइंटिस्ट को बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी होना चाहिए, ताकि वो पूरी जर्नी डेटा की बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर पाए। So one characteristic which I feel a data scientist should have is a storytelling. फिर उसके बाद आता है ML Ops engineer। तो आपका मॉडल बन गया, अब मॉडल की वर्जनिंग भी तो होगी, उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भी तो डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो ये सारा काम ML Ops engineer करता है। फिर एक आता है BI एक्सपर्ट, BI इंजीनियर बोल लीजिए, वो जो डेटा के इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करके दिखाने में हमारी मदद करता है, या उसमें एक्सपर्ट होता है, वो ये करता है। तो ये सारे कुछ पोजीशंस हैं जो कि डेटा रिलेटेड फील्ड में यूज होते हैं या क्रिएट होते हैं। वैसे ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, बट ये कुछ कॉमन है जो कि आपको प्राय पाए जाए। Okay. So after that understanding the designation, हमने बहुत बार इतना एक समझ में आया है कि स्किल्स में से स्टैटिस्टिक्स एक मेन कैरेक्टर है, और मेन स्किल है जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड डेटा। ऑब्वियसली आपको AIML भी आना चाहिए टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल, कैसे एप्लीकेबिलिटी करना है। बट इन एडिशन टू बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स, कुछ और भी स्किल्स होते हैं जो मस्ट हैव है फॉर एनी डाटा साइंटिस्ट रिलेटेड इंजीनियर। यस, तो कुछ स्किल्स हैं जो होने ही चाहिए। एक
तरफ जहां मैं ये बोलती हूँ कि ये बहुत सिंपल है, दूसरी तरफ अगर आप कुछ कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, या आप डेटा को बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे। ओके। तो कुछ स्किल्स जैसे आपने खुद ही बोल दिया, स्टैटिस्टिक्स। एक तो मेरे हिसाब से मैथ्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि आपका लॉजिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो मैथ्स होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो मस्ट है, प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। तो मैथ्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी एक तरफ हो गया। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, लाइक पाइथन आना ही चाहिए। और फिर उसके बाद आपका डेटाबेसेस, हाँ डेटाबेसेस आना चाहिए। फिर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए, डेटा क्लीनिंग करते आना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि आप स्टैटिस्टिकल आपके स्टैटिस्टिकल नॉलेज की वजह से आप कर सकते हो। फिर मॉडलिंग करते हुए आना चाहिए, तो एमएल का नॉलेज होना चाहिए, एमएल एल्गोरिथम्स के नॉलेज होना चाहिए। ये सब होने के बाद आपका विजुअलाइजेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप, क्योंकि एक ग्राफ क्या कह रहा है वो आपको बहुत इफेक्टिवली बताते आना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन स्किल और कम्युनिकेशन भी एक एसेंशियल स्किल्स है मेरे हिसाब से। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन नॉलेज। आप जिस भी फील्ड में कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर में कर रहे हैं, आप फार्मा में कर रहे हैं, आप रिटेल में कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उस फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। सो डोमेन नॉलेज आई वुड से इज वन ऑफ द क्रिटिकल स्किल्स व्हिच अ डेटा साइंटिस्ट मस्ट हैव। ओके, सो ये नोट है फॉर न्यू अपकमिंग इंजीनियर्स जिनको डाटा साइंस एज ए करियर चूज करना है। और प्लस ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आफ्टर सम टाइम अपना प्रोफेशन स्विच करना चाहते हैं, तो डाटा साइंस, सो इट्स ए गुड इनपुट फॉर देम। तो हमने स्किल्स की बात कर ली। अब मार्केट में अगर मैं चेक करूं तो बहुत सारी बातें उठ रही है डेटा गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें आता है एथिकल, सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल एआई। सो ये क्या चीज है? एआई तो है, प्लस ये तीनों एडेड डेफिनेशन ऑफ एथिकल, रिस्पॉन्सिबल। डेटा कैसे एथिकल होगा या रिस्पॉन्सिबल होगा? या वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रत्ना। सो एआई इतना पावरफुल है कि अगर हम उसके अराउंड गवर्नेंस और गार्डरेल्स नहीं लगाएंगे तो इसका मिसयूज होने का भी चांस है। मतलब आपके हाथ में एक वेपन है, आप उसको वेपन को कुछ क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो या डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। इसलिए गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है। तो आपने पूछा एथिकल एआई क्या होता है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। अगर आपका एआई सिस्टम ह्यूमन वैल्यूज को संभाल रहा है, फेयरनेस संभाल रहा है, प्राइवेसी संभाल रहा है, तो आपका एआई सिस्टम एक एथिकल एआई सिस्टम है। जैसे सपोज आपने एक एक रिक्रूटमेंट का सिस्टम बनाया, एआई रिक्रूटर बनाया। अगर वो एआई रिक्रूटर जेंडर बायस कर रहा है, सिर्फ फीमेल्स को ले रहा है या एक ही जेंडर की तरफ बायस है, तो वो एक्चुअली एथिकल सिस्टम नहीं बना है। वैसे ही रेस्पॉन्सिबल एआई, इसका मतलब ये है कि जो भी एआई सिस्टम कर रहा है, ही शुड बी एबल टू, मतलब सिस्टम शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि वो क्यों कर रहा है। सपोज आपका लोन बैंक रिजेक्ट करता है, तो सिस्टम शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि वो क्यों रिजेक्ट हुआ है। और बहुत जरूरी है कि ह्यूमन इन लूप रहना। अगर यहाँ पे जरूरत है तो ह्यूमन शुड बी एबल टू, बैंक ऑफिसर शुड बी एबल टू इंटरफेयर एंड ओवरराइड द डिसीजन व्हिच एआई सिस्टम हैज टेकन, सो दैट मेक्स योर एआई सिस्टम मोर रिस्पांसिबल। तीसरा आपने पूछा सस्टेनेबल एआई। सो आपका जो एआई सिस्टम है वो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो, हम इतने देर से मॉडलिंग की बात करें, जो मॉडल ट्रेन कर रहे हो, अगर जरूरत नहीं है तो आप लार्ज मॉडल मत ट्रेन करो, क्योंकि मॉडल ट्रेन करने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो अगर जरूरत नहीं है तो लार्ज मॉडल मत ट्रेन कीजिए। जस्ट बिकॉज यू वांट टू ट्रेन, डोंट डू इट। ट्राई टू सी इफ यू आर ओके विद द स्मॉलर मॉडल्स, एंड अगर आपको लगता है कि लार्ज मॉडल आपको ट्रेन करना ही है तो ट्राई टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी। सो या तो ये या तो वो आपका एआई मॉडल सर्व करना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि ये तीनों कैसे काम करता है, या फिर कैसे you ensure that it is there in your AI system. So अगर आपका एक AI powered
क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम आपने बनाया है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी एक है सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम है ना, ये एथिकल है क्योंकि ये सिस्टम रिच और पुअर भी यूज कर सकता है, देयर इज नो बायस। अर्बन फार्मर और रूरल फार्मर, लास्ट माइल में जो फार्मर है वो भी यूज कर सकता है, इट इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। मेल फार्मर फीमेल फार्मर दोनों यूज कर सकते हैं, और इंडिया के कहीं भी कोने में ये एप्लीकेशन यूज हो सकता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं, ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है एआई पावर्ड क्रॉप एडवाइजरी सिस्टम इज एथिकली डिजाइंड। अब ये रेस्पॉन्सिबल कैसे है? ये रेस्पॉन्सिबल ऐसे है कि जो ये रिकमेंड करता है फार्मर को कि आप ये फर्टिलाइजर यूज कीजिए, या आप ये सीड यूज कीजिए, या इस सीजन में आप ये लगाइए, उसके साथ वो एक्सप्लेन भी करता है कि इसके रिकमेंडेशन का क्या पर्पस है। ओके, वो एक्सप्लेन करता है, और वहां पे ह्यूमन इन लूप भी है कि वो एक्सप्लेनेशन, अगर एआई सिस्टम कुछ कुछ आपको बता रहा है, उसको ब्रॉडकास्ट करने के पहले एक वहां पे ऑफिसर रहता है जो चेक करता है कि ये रूल बना है, ये आपको ब्रॉडकास्ट होने वाला है, ये सही है कि। तो एक वैलिडेशन होता है ह्यूमन इन लूप के चलते। फिर ये कैसे सस्टेनेबल है? ये बेसिकली आपके एज कंप्यूटिंग पे काम करता है, ये बहुत ज्यादा पावर पे काम नहीं करता है, तो बहुत अपने आप ये सिस्टम बहुत कम कंप्यूट पावर यूज करता है। प्लस ये जो रिकमेंडेशन देता है कि आप कब फर्टिलाइजर यूज करेंगे, कौन सा मत फर्टिलाइजर यूज कीजिए, अभी जरूरत नहीं है, वाटर वेस्टेज कम कीजिए, तो इससे भी क्लाइमेट को हेल्प होता है। और ये बहुत छोटे छोटे ऑप्टिमाइज्ड मॉडल एल्गोरिथम्स यूज करके मॉडल बनाता है, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी भी यूज करता है टू प्रोसेस, सो दैट वहां पे भी सस्टेनेबल मॉडल है, ये प्रूव होता है। तो आई मीन ऐसे ही हम जब मॉडलिंग करें, या फिर जो आपके ऑडियंस सुन रहे हैं जब वो मॉडलिंग करें, तो इन सब चीजों का उनको ध्यान रखना ही चाहिए। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द डेटा, क्योंकि आप दिन भर डेटा के साथ ही प्ले अराउंड करते हो, तो आपको समझ में कब आया कि आपको डेटा से ही सच्चा प्यार है? अच्छा, डेटा से ही सच्चा प्यार है, ये मुझे समझ में आया जब मैं मास्टर्स कर रही थी भुवनेश्वर में आपके साथ। तो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मुझे शायद ये सब्जेक्ट इसलिए पसंद आया, मैं ये सोचती हूँ कि वो बहुत सिंपल था, लॉजिकल था, इजी था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता है, कुछ भी इजी पसंद आता है, सो एनीथिंग सिंपल इज वेरी अट्रैक्टिव। सो मुझे वो सब्जेक्ट तभी से बहुत पसंद था। फिर शायद हमने साथ में ओरेकल का कोर्स भी किया था, हम जाते थे, कोर्स कंप्लीट करते थे, और फिर हमने साथ में वो भी किया। तो पर मेरा वो ईज था, जो ना डेटाबेस हैंडलिंग का जो ईज था, वो शायद मुझे अट्रैक्ट किया। और जब मैं टाटा रिफ्रैक्टरीज में मेरा जब प्लेसमेंट हुआ, तो तब भी मुझे वो ओरेकल पे ही जो काम था वो ओरेकल पर ही था। और फिर जब मैं एकेडमिक्स में एंटर की, तो मैंने खूब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया, और डेटाबेसेस से रिलेटेड सारे चीजें जो हो सकती है वो मैंने कवर किया पढ़ाने में। जब हम पढ़ाते हैं रत्ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप पढ़ते हो तो आप कुछ समझते हो, लेकिन जब आप पढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा कुछ समझते हो। तो पढ़ाना मुझे लगता है कि बहुत सबको चाहिए, ताकि आपके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए, रिफाइन होते जाए, इवॉल्व होते जाए। तो वहां पढ़ाने से मेरा वो जो प्यार था वो और गहरा होता गया। फिर मैंने पीएचडी भी सोचा कि मैं डेटा उसमें करूं, डेटा माइनिंग पे मैंने किया था, और डेटा कलेक्ट करने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फिर मैं जो अभी मेरा प्रेजेंट काम भी है वो एआई और डेटा पर ही है। तो शायद मेरा पैशन और प्रोफेशन बहुत अलाइंड है, इसलिए मैं मतलब बहुत खुशी खुशी ये काम करती हूँ। शायद ये बोलना सही रहेगा। नया अगर देखो तो आप डेटा कंसल्टेंट हो टीसीएस में, साथ ही साथ सीनियर मेंबर हो IEEE के, इसके बाद आप सोसाइटी ऑफ डेटा साइंस के फाउंडर मेंबर भी हो, फाउंडर सेक्रेटरी हो सॉरी, और आप ब्रेन के प्रेसिडेंट भी हो। तो इतना कुछ पैरेलली कैसे करते हो, पहला चीज। दूसरा चीज, नो डाउट आप बिकॉज इतने सारे फील्ड में हो तो आपका एक्सपोजर और लर्निंग इन डेटा अनमैचेबल हो, ठीक है। तो
हाउ यू डू एवरीथिंग, कैसे? कैसे करती हूँ मैं शायद आई लव माई वर्क। वो एक होता है कि वो इंटरनल आपको मोटिवेशन मिलता है। आप सोते जागते सपने में भी वही करते हैं। सो मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत हाई है। आई नो आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड आई एम काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज। सो शायद ये मुझे हेल्प करता है बहुत सारी चीजें एक साथ करने के लिए। और जैसे मैंने बोला कि मेरा पैशन और प्रोफेशन अलाइंड है, इसलिए मुझे और सुविधा भी होता है, मुझे आसानी होती है दोनों करने में। तो अभी 5 दिन तो हमारे काम करने में जाते हैं, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं इसको बहुत ऑर्गेनाइज करती हूँ कि सैटरडे संडेज में कैसे यूटिलाइज करूंगी। और शायद ये यूटिलाइज हो भी पाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये पॉडकास्ट हमने कितने पहले प्लान किया था, ये मेरे कैलेंडर में लिखा हुआ था, इसके लिए हमने तैयारी भी की थी। और क्योंकि ये लिखा हुआ था इसलिए मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो पाई, मैं समझ पाई कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको मैं इंक्लूड कर पाई अपने शेड्यूल में, आज के शेड्यूल में। तो प्लान्ड होना तो खैर मुझे लगता है सभी के लिए जरूरी है। तो वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड होना, प्लानिंग करना, वो हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर पाती हूँ। और दूसरा आपने बोला इतने सारी सोसाइटीज में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो IEEE तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉडी है, तो वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो उसमें मतलब वो नेटवर्क ही अपने आप में बहुत पावर देता है। तो उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, ECM से जुड़ी हुई हूँ। मैं इसलिए जुड़ी हूँ रत्ना कि आई फील ईच प्रोफेशनल, वेदर यू आर मेडिकल प्रोफेशन या फिर हमारे जैसे डेटा में काम करने वाले या IT में काम करने वाले या मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स, दे शुड गेट देमसेल्व्स एंगेज टू वन ऑफ दीज प्रोफेशनल बॉडीज। सो ये करने से क्या होता है, आप उस कम्युनिटी में रहते हो, वो कम्युनिटी में क्या हो रहा है वो आपको पता चलता है, आप बहुत कुछ सीख पाते हो, आप कोलैबोरेटिव कुछ प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आप जो हर इंसान का दायित्व है कि आप गिव बैक कर पाते हो। अब हम लोग इस एज में हैं कि हमने सोसाइटी से बहुत सीखा, बहुत समझा, अब ये टाइम है कि वी शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करने का टाइम। तो just because of this network we can give back very very effectively in right manner to the society. ग्रेट थॉट कि सिर्फ लर्निंग लेना नहीं है, पास ऑन भी करना है। सो दैट इज द मोटिव बिहाइंड ज्वाइनिंग ऑल दिस सोसाइटी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बट ये सबसे ज्यादा गूगल्ड क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो अप्रिहेंशन है, लोगों को ये लगता है कि बिकॉज ऑफ AI हमारे जॉब की जो परसेंटेज है उसमें रिडक्शन आएगा। सो इज इट राइट दैट जॉब रिडक्शन होने वाले हैं, या you see it as a upliftment for society and upliftment for all the professionals? How you define it? अच्छा, तो रत्ना बेसिकली जब भी कुछ नया होता है तो ये फियर ना सोसाइटी में फैल ही जाता है। जब जब पास्ट में कुछ नया आया है तब ये फियर भी अपने साथ लाया है कि अब इसके आने से जॉब्स खत्म के ऊपर खतरा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि मतलब पुणे के ही किसी मुझे बहुत पुराने पुणे के रहने वाले ने बताया कि बहुत पुराने जमाने में लैंप लाइटिंग यूज्ड टू बी हाईली पेड जॉब। लैंप लाइटिंग अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ठीक है, तो महलों में लाइट जलाया जाता था। अब पूरे रात में रोशनी रहे इसलिए बहुत सारी लाइट्स होती थी। पूरे स्ट्रीट में जो चल के जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, उनको रोशनी प्रोवाइड करने के लिए लैंप्स, वो पोल पोस्ट, जैसे अभी पोल पोस्ट होते हैं उसके ऊपर मशाल रहता तो उसको जलाना, तो हर दिन शाम को जलाना और सुबह बुझाना, ये काम हुआ करता था। अब ये जो हाईली पेड जॉब उस जमाने में हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद वो एक दिन में खत्म हो गया। तो क्या लोग अनएम्प्लॉयड हो गए? तो क्या लोगों ने हड़ताल कर दी? उस समय तो हड़ताल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था शायद। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी आने से रेदर आई फील ज्यादा जॉब क्रिएट हुए, क्योंकि आपको उसको क्रिएट करना है। पहले तो आपको वो लगा के, ग्रिड लगा के क्रिएट जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी, फिर ट्रांसफर करना है, फिर उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए। लाइकवाइज जब ये आया
कंप्यूटर्स आया 90s में या लेट 80s में, तब बैंक्स ने तो स्ट्राइक कर दी, बैंक एम्प्लॉयज ने तो स्ट्राइक कर दी कि हमारा जॉब जाने वाला है, बट सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को हुआ है क्योंकि उनका सारा काम आसान हो गया है और उनसे जो ह्यूमन एरर होता था वो मिनिमल होता है अभी। और अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले आपने ही बताया कि बैंक अकाउंट अभी 2 मिनट में खुलता है, लोन सैंक्शन अभी कुछ मिनट्स में हो जाता है। तो ये जो स्पीड है, इट्स बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, इट इज बिकॉज ऑफ इनोवेशन। अगर इनोवेशन होगा नहीं तो जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे। तो आपके पहले क्वेश्चन पे आती हूँ मैं कि एआई आने से जॉब आएगा या जाएगा। सो एआई आने से जॉब जाएगा नहीं, सिर्फ उनका जाएगा जो अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को एआई से ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक see this is going to be a very, very basic skill. Whether you are a doctor, I know my husband using AI for his work. I have seen my creative friends using AI for their work. So it is helping each and every field. So now it's on you how you want to take advantage, how you want to upskill yourself. जिंदगी का नाम है चलते रहना, अगर आप ठहर जाओगे तो वैसे भी खत्म हो जाओगे। तो जो नया आ रहा है उसको, उसकी अच्छाइयों को अडॉप्ट करो और आगे बढ़ो, जॉब की कमी है ही नहीं। राइट। सो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। आई वुड से इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने इंटरनेट पे नहीं देखी एक्चुअली। या तो इधर डेटा साइंटिस्ट को एज ए टेक्निकल कन्वर्सेशन डिफाइन करते हैं या हम उसको बहुत ही हाई लेवल विथ एग्जांपल करते हैं। बट आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट हमने इसके सारे एरिया टच करे, क्या यूज है, कैसे जाना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में फिट होते हो, कैसे आगे पास ऑन करोगे रिस्पॉन्सिबल एआई बना के, एंड प्लस व्हाट इज योर जर्नी जो कि आप खुद उस लाइन में हो। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। Thank you so much, Ratna. It was nice conversation. I was little hesitant because I never did this. I have given multiple interviews, but this was kind of its experience, fabulous experience. Thank you so much. Thank you. Yeah.